डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र जो आत्मकाव्य से संबंधित है। इस पत्र से संबंधित आज के व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस व्याख्यान में हम महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित लंबी कविता जिसका शीर्षक है तुलसीदास, उस कविता के शेष रहे अवतरणों पर हम प्रकाश डालेंगे। पिछले व्याख्यानों के माध्यम से हम सबने समझा कि आधुनिक हिंदी समीक्षा में इस कविता का विशिष्ट स्थान है। आधुनिक समीक्षकों ने इस कविता के विभिन्न आयामों को उद्घाटित किया है। इसके भावपक्षीय और कलापक्षीय विशिष्टताओं का निदर्शन प्रस्तुत किया है। पिछले व्याख्यान में हमने वरेण्य समीक्षक डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर दूधनाथ सिंह आदि की चर्चा की थी। तुलसीदास कविता में महाकवि निराला ने तुलसी के हृदय परिवर्तन का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। यह कविता व्यक्तित्व के रूपांतरण को चित्रित करती है। पर्सनालिटी का किस प्रकार मेटामॉर्फोसिस होता है, हृदय का कैसे परिवर्तन होता है, उसका मार्मिक अंकन महाकवि निराला ने इस कविता में किया है। अभी तक हमने जाना कि तुलसी, जिनका हृदय राग से परिपूर्ण है, आसक्ति से युक्त है, अनुरक्ति से आलोड़ित विलोड़ित हो रहा है और अपने ससुराल में पहुंच जाते हैं अपनी पत्नी रत्ना से मिलने के लिए। उनकी व्याकुलता का चित्रण यहाँ निराला ने किया है। और हमने पिछले व्याख्यानों में देखा था कि किस प्रकार तुलसी के हृदय में तो राग का महोत्सव सृजित है, लेकिन ससुराल का जो वातावरण है, ससुराल का जो परिवेश है, ससुराल का जो भवन है, वहां खामोशी छाई हुई है, सन्नाटा है। जैसे तूफान के आने से पहले, आंधी के उठने से पहले जिस प्रकार से पूरे वातावरण में एक खामोशी, चुप्पी और सन्नाटा पसर जाती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ कोई अघटित घटना होने वाली है, कुछ अनहोनी होने वाली है, जिसका पूर्वाभास कवि निराला ने पिछले अवतरणों में प्रस्तुत किया था। और हमने चर्चा की थी कि साहित्य में जब इस तरह का चित्रण होता है तो इसे ड्रामेटिक आयरनी कहा जाता है। तुलसी अपनी पत्नी रत्ना से मिलने बिना निमंत्रण के ससुराल पहुंचे हैं। उनका मन प्रणय के उद्गारों से ओतप्रोत है, उनका मन प्रणय से अभिभूत है, लेकिन दूसरी ओर कंट्रास्ट में, विरोध में ससुराल का पूरा वातावरण है। यहां तक कि रत्ना अंदर ही अंदर अतिशय कुपित हैं, क्रोधित हैं। तो वातावरण एक तुलसी के मानस में राग, अनुराग, प्रणय, आसक्ति का ज्वार उठ रहा है और दूसरी ओर उनकी पत्नी रत्ना के हृदय में क्रोध, कोप, क्षोभ, आत्मग्लानि का भाव जग रहा है। तो दो मन स्थितियों का चित्रण है यह कविता। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी
कि इस कविता के कई डायमेंशंस हैं, कई आयाम हैं। यह कविता मात्र एक बायोग्राफिकल कविता नहीं है, अर्थात जीवनी परक ही यह कविता नहीं है, और न ही महाकवि निराला का यह उद्देश्य था कि तुलसी की जीवनी को प्रस्तुत किया जाए अपनी कविता के माध्यम से, बल्कि निराला का उद्देश्य उदात्त है। निराला का उद्देश्य जीवनी के अर्थ से और बियॉन्ड जाता है, परे जाता है। तो यह कविता मात्र बायोग्राफिकल कविता नहीं है, यद्यपि यह तुलसी के बायोग्राफी के किसी मार्मिक प्रसंग को उद्घाटित करती है, लेकिन यह कविता प्रतीकात्मक है, अर्थात सिंबॉलिक है। यह कविता फिलोसॉफिक है, अर्थात दार्शनिक है। यह कविता मनोवैज्ञानिक है या साइकोलॉजिकल है। यह कविता ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल, सांस्कृतिक या कल्चरल इथॉस को अपने में समाहित करती है। इसलिए आधुनिक समीक्षकों ने इस कविता की विशिष्टता की बार बार चर्चा की है। जो अवतरण है उसका हम वाचन करते हैं, फिर इसके भावार्थ और अन्य कला पक्षीय जो आयाम आएंगे उसका हम उद्घाटन करेंगे। अवतरण है, जे फिर चल गृह के सब जन, फिर लौटे निज निज कक्ष शयन, प्रिय नयनों में बंध प्रिया नयन चैनोत्कल, पलकों से स्फुरित राग, सुनहला भरे पहला सुहाग, रग रग से रंग रे रहे जाग स्वप्नोत्पल, चैनोत्कल स्वप्नोत्पल। यह तुक की योजना। हमने पंक्तियों के आकार और डिजाइन और पैटर्न की चर्चा पिछले व्याख्यानों में लगातार की है। तुक योजना और छंद योजना की भी चर्चा हमने पिछले व्याख्यानों में की है। हम सीधे भावार्थ पर आते हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि कविता में घटना का वर्णन किया जा रहा है, अर्थात इसमें नैरेटिव स्टाइल है, वर्णनात्मक शैली है, विवरण दिया जा रहा है कवि निराला के द्वारा। जे फिर चल गृह के सब जन, जामाता दामाद तुलसी बिना बुलाए अपने ससुराल आए हैं। ससुराल का समाज आगंतुक मेहमान का, अतिथि का उचित समुचित स्वागत करता है, सत्कार करता है। उसके बाद रात्रि प्रहर आ जाती है और उनको भोजनादि करवा के उनकी जो सलहज हैं, उनकी जो भावज हैं, वो मीठा मीठा संभाषण करती हुई तुलसी को शयन कक्ष की ओर ले जाती होती हैं। पिछले प्रसंग में, पिछले अवतरण में इस घटना का वर्णन निराला ने किया है। अब देखें, जे फिर चल गृह के सब जन, अब घर के सारे जन अपने अपने शयन कक्ष में चले गए। रात्रि का प्रहर है। फिर लौटे निज निज कक्ष शयन, सब अपने अपने कक्ष को शयन करने के लिए, सोने के लिए सब वापस लौट जाते हैं। जामाता का, दामाद तुलसी का समुचित स्वागत सत्कार करके, भोजनादि करवा करके, उनकी भावज, उनके सलहज उन्हें शयन कक्ष तक पहुंचाती हैं मीठे संभाषणों के साथ, और फिर वे सब अपने अपने शयन कक्ष में प्रस्थान कर जाती हैं शयन करने के लिए। प्रिय नयनों में बध प्रिया नयन चैनोत्कल, और प्रिय नयन, यहां प्रियतम तुलसी की चर्चा की जा रही है। तुलसी का मन मिलन के लिए व्याकुल हो रहा है, अपनी पत्नी रत्ना से मिलने वे बिना निमंत्रण के ससुराल आए हैं। तो स्वाभाविक है उनका जो मन है वह उत्फुल्लित है, प्रफुल्लित है, अनुराग रंजित है, आनंद विभोर है। प्रिय नयनों में बद्ध प्रिया नयन चैनोत्कल, और प्रिय का जो नयन है, प्रियतम तुलसी का जो नयन है, वह अपने प्रिया नयन की तलाश कर रही है। प्रिय नयनों में बद्ध प्रिया नयन चैनोत्कल, प्रिय नयन यहां तुलसी के लिए कहा जा रहा है कि तुलसी की जो आंखें हैं रत्ना को खोज रही हैं, अपनी प्रिया
के नयनों का दर्शन करना चाहती हैं, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। पंक्ति फिर से, जे फिर चल गृह के सब जन, फिर लौटे निज निज कक्ष शयन। तत्सम शब्दों की बहुलता है। निज निज कक्ष शयन, चयन उत्कल, स्वप्न उत्पल, स्फुरित राग, स्फारित, ये सारे के सारे शब्द संस्कृत के हैं, अर्थात तत्सम शब्द हैं। तो पंक्ति, जे फिर चल गृह के सब जन, फिर लौटे निज निज कक्ष शयन, प्रिय नयनों में बद्ध प्रिया नयन चयनोत्कल। तुलसी के मानस में अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी रत्ना से मिलने की उत्सुकता है, आकुलता है।